नमस्कार, अभिवादन आप सभी लोगों का हिंदी मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना महोबा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम हिंदी की एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें आपको 30 प्रश्नों का जो प्रीवियस ईयर में आई हुई प्रश्नों की सीरीज उपलब्ध कराई जाएगी। लगातार आपको सभी प्रकार की सीरीजें चल रही हैं। यहाँ पर मैथ्स की चल रही है, रीजनिंग चल रही है, जो कि आपको प्रीवियस ईयर और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों से क्या करेंगे, आपको बराबर प्रश्नों से वंचित वो कराया जा रहा है, अवगत कराया जा रहा है। इसी क्रम में हम आज हिंदी की भी सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। आपको आज 25 दिसंबर 2025 है और आज के दिन हमारे माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। और कुछ मैं उनकी बहुत स्पष्ट पंक्तियों के साथ शुरू करूंगा। क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। इसी प्रकार से आपको भी अडग रहना है और एक न एक दिन आपको जरूर सफलता मिलेगी। अपने कर्तव्य पथ के साथ लगे रहिएगा जी। अब देखते हैं हम अपने प्रश्नों के साथ। यहाँ पर पहला है का वर्ग में घोष व्यंजन वर्ण कितने हैं। तो का वर्ग में घोष व्यंजन वर्ण कितने हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि का वर्ग, जो का वर्ग है, इस का वर्ग में क्या होता है। इस का वर्ग में हमारे आता है का, खा, गा, घा और अंगा। ये हमारे कौन सा वर्ग है, इसको हम का वर्ग बोलते हैं। का वर्ग में हमारे का, खा, गा, घा, अंगा। और यहाँ पर जो होते हैं पीछे के तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ग होता है वो क्या होता है, हमारा घोष होता है। क्या होता है, घोष। और आगे के जो होते हैं वो क्या होते हैं, अघोष होते हैं। और पीछे के जो तीन होते हैं वो क्या होते हैं, घोष होते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, का वर्ग में घोष व्यंजन वर्ण कितने हैं, 30 हैं। कितने हैं, 3 हैं, सॉरी कितने हैं, 3 हैं। अब देखें अगला, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है। वाक्य में संज्ञा किससे किस रूप में परिवर्तित हो रही है। क्या है प्रश्न, देखेंगे आप लोग। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है। वाक्य में संज्ञा किससे किस रूप में परिवर्तित हो रही है। तब इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आपका व्यक्तिवाचक से भाववाचक में परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है, भाववाचक में परिवर्तित हो रहा है। तो व्यक्तिवाचक से भाववाचक, इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अब देखें तीसरा, लड़के को बुलाओ का सामान्य बहुवचन बताना है आपको। लड़के को बुलाओ का सामान्य बहुवचन बताना है आपको। तब इसमें क्या होगा, सभी लड़के को बुलाओ, लड़कों को बुलाओ या लड़कों को बुलाओ। यहां पर देख रहे हैं आप, लड़कों को बुलाओ, ठीक है, और लड़के को बुलाओ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लड़कों को बुलाओ। ए वाला ऑप्शन हमारा सी नंबर क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्या है ये, यहाँ पर एक चांद बिंदी यानी कि लगा दी गई है, सॉरी चांद बिंदी नहीं, अनुसार लगा दिया गया, इसीलिए क्या हो गया है, यहाँ पर बी ऑप्शन नहीं सी ऑप्शन सही हो गया। अब देखेंगे हम चौथा नंबर, यह मेरी पतंग है, रेखांकित का भेद बताइए। यह मेरी पतंग है, रेखांकित का भेद बताइए। तब इसका क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम या अनिश्चयवाचक सर्वनाम या निजवाचक सर्वनाम या प्रश्नवाचक सर्वनाम। तब इसका ऑप्शन क्या होगा बेटा, जल्दी से आप लोग बताएंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम या अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम या प्रश्नवाचक सर्वनाम। तब इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखते हैं अगला प्रश्न, शायद आज आप ज्यादा खाना खाए हैं। इस वाक्य में ज्यादा किस प्रकार का विशेषण है। शायद आज आप ज्यादा खाना खाए हैं, इस वाक्य में ज्यादा किस प्रकार का विशेषण है। तो ये क्या है, परिमाणवाचक विशेषण होता है। ज्यादा, मात्रा या किसी भी प्रकार इस प्रकार के आते हैं तो वो क्या कहलाते हैं हमारे, वो हमारे परिमाणवाचक कहलाते हैं। ठीक है, तो परिमाणवाचक विशेषण। और विशेषण क्या होते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताए, विशेषता बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ठीक, अब अगला प्रश्न देखेंगे, करुणामय शब्द में कौन सा प्रत्यय है। करुणामय शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो प्रत्यय क्या होते हैं, उपसर्ग जो आगे लगते हैं प्रत्यय, जिन्हें हम क्या करते हैं, शब्दांश के पीछे लगाते हैं। यानी शब्द के पीछे जो लगकर क्या करते हैं, एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, एक नए शब्द के अर्थ को बना देते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे प्रत्यय कहलाते हैं। इसलिए इसका क्या होगा, एक करुणा है और एक क्या है, मय। इसका हो जाएगा करुणा मय का प्रत्यय क्या होगा, मय प्रत्यय होगा। अब देखें 7 नंबर,
स्थावर का विपरीत शब्द क्या है? स्थावर का विपरीत शब्द क्या है? हमें विलोम बताना है इसका। स्थावर का विपरीत शब्द क्या है? सेवक, जंग, शूद्र या जंगम। तो क्या होता है इसका स्थावर का विपरीत शब्द? जंगम होता है। क्या होता है? जंगम होता है। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न, 8वां क्वेश्चन। मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु कहलाता है। क्या कहलाता है? मुमुक्षु कहलाता है। जिसके अंदर ज्यादा जिज्ञासा होती है वो क्या होता है? जिज्ञासु होता है। ठीक है। इसी प्रकार से कर्मठ भी होते हैं जो अपने कार्य को नित्य प्रतिदिन करते हैं, वो कर्मठ कहलाते हैं। आपको भी अपने कार्य में क्या होना है? आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो शिक्षा ले रहे हैं, जिसका फॉर्म डाले हैं यूपीएसआई अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं का, उसमें भी आपको कर्मठ रहना है, लगे रहना है और आपको ताकि सफलता प्राप्त हो। अब देखेंगे हम 9 नंबर, वह जल्दी चला गया, ट्रेन पकड़ सके, रिक्त स्थान हेतु उचित विकल्प चुनिए। वह जल्दी चला गया में यहाँ पर हम रिक्त स्थान में क्या भरेंगे? पहला है ताकि, फिर और, सी नंबर है कि, और डी है इसलिए। तो इसमें क्या होगा? वह जल्दी चला गया ताकि ट्रेन पकड़ सके। इसमें क्या सही विकल्प होगा? ए विकल्प सही है, ताकि वह ट्रेन पकड़ सके। अब इसको हम देखेंगे थोड़ा। ये हमारे सामने एक अनुच्छेद है। इसमें अनुच्छेद में 3 प्रश्नों को हम क्या करेंगे? उत्तरांश करेंगे। तो पहला इसको, जब भी अनुच्छेद आपके सामने आता, अनुच्छेद आए या गद्यांश आए, तो पहले तो उसको बहुत ही शालीनता के साथ कई बार 2 से 3 बार आपको क्या कर लेना है? पढ़ लेना है। क्योंकि 2 से 3 बार पढ़ेंगे तभी इन प्रश्नों का उत्तर आपको क्या होगा? अच्छे से आप निकाल पाएंगे, क्योंकि उत्तर इसी में छिपे हुए हैं। दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। सड़क पर ठेला लगाने वाला, दूध वाला, नगर निगम का सफाई कर्मी, बस कंडक्टर, स्कूल अध्यापक, हमारा सहपाठी और ऐसे ही कोई अन्य लोग। शिक्षा वेतन, परंपरागत चलन और व्यवसाय के स्तर पर कुछ लोग निम्न स्तर पर कार्य करते हैं, तो कुछ उच्च स्तर पर। एक माली के कार्य को सरकारी कार्यालय के किसी सचिव के कार्य से अति निम्न स्तर का माना जाता है। क्या लिखा है? एक माली के कार्य को सरकारी कार्यालय के किसी सचिव के कार्य से अति निम्न स्तर का माना जाता है, किंतु यदि यही अपने कार्य को कुशलतापूर्वक करता है और उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करता है, तो उसका कार्य उस सचिव के कार्य से भी कहीं बेहतर है। जो अपने काम में ढिलाई बरतता है तथा अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह नहीं करता है, क्या आप ऐसे सचिव को एक आदर्श अधिकारी कह सकते हैं? वास्तव में पद महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण होता है कार्य के प्रति समर्पण भाव और कार्य प्रणाली में पारदर्शिता। इसको आप 2 से 3 बार क्या करेंगे? पढ़ेंगे। जब पढ़ेंगे तो आपको सभी इन प्रश्नों के उत्तर स्पष्ट नजर आने लगेंगे। जब प्रश्न को पढ़ेंगे तब उसके उत्तर भी आपके सामने आ जाएंगे। तो बेहतर के लिए हिंदी में कौन सा अर्थ होता है? तो बेहतर के लिए हिंदी में सबसे अच्छा अर्थ है क्या? अच्छा, उत्कृष्टतम, उत्कृष्टतर या उत्कृष्ट। तो बेहतर के लिए सबसे अच्छा शब्द क्या हो जाएगा आपके लिए? अच्छा। क्या हो जाएगा? अच्छा। 11 नंबर प्रश्न देखेंगे। दैनिक जीवन में किस स्तर पर कार्य करने वालों से हम मिलते हैं? दैनिक जीवन में रोजमर्रा के डेली के जो कार्य होते हैं उसमें हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। उन कार्यों में हम देखते हैं कोई उच्च वर्ग कार्य है, कोई निम्न है, तो हर स्तर के व्यक्ति से मिलते हैं, हर कार्य करने वाले व्यक्ति से मिलते हैं। तो हम यहाँ पर कार्य करने वालों से मिलते हैं, तो उच्च और निम्न स्तर, सभी स्तर, यानी उच्च स्तर के भी व्यक्ति मिलते हैं और निम्न स्तर के लोग भी होते हैं जो कार्य को क्या करते हैं? उपयुक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक कौन सा होगा? पहला है स्तरभेद, कर्मनिष्ठा की महिमा, काम की महिमा या ऊंच नीच। तो कौन सा इसमें होगा? कर्मनिष्ठा की महिमा, क्योंकि इस पूरे इसमें हमें दिखाया गया है इस अनुच्छेद में कि कर्मनिष्ठा यानी हम अपने किसी भी कार्य को अगर निष्ठा ईमानदारी से करते हैं तो वो कार्य हमारे लिए सर्वोपरि सर्वोत्तम होता है। ठीक। अब इसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे। अब हमारे सामने है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट पूसा नागरी। जयशंकर प्रसाद जी के लिखा हुआ बहुत ही एक उत्कृष्ट, बहुत ही सुंदर कुछ पंक्तियां जयशंकर प्रसाद जी की हैं, जिन्होंने लिखा है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट पूसा नागरी। इनमें से कौन सा अलंकार है? आपको अलंकार बताना है।
उपमान अलंकार, यमक अलंकार, उत्प्रेक्ष अलंकार या रूपक अलंकार। तो यहाँ पर हम देखेंगे कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार, क्योंकि रूपक अलंकार को जब हम पढ़ते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है, उपमेय को ही उपमान मान लेते हैं, या उपमेय और उपमान में कोई भिन्नता नहीं होती है, या उपमेय और उपमान में कोई भिन्नता नहीं होती। यहाँ पर हम देखते हैं अंबर, पनघट। तो अंबर हमारा क्या है, यहाँ पर अंबर को हम देखते हैं, अंबर हमारा उपमेय है, ठीक है, और पनघट क्या है हमारा, पनघट हमारा उपमान है। क्या है, उपमान। और इसमें हम देखते हैं तारा, घट में तारा हमारा उपमेय है और घट क्या है, उपमान है। यानी कि वो सुबह की दृश्य की बात कर रहे हैं, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि अब सूरज क्या हो चुका है, निकल चुका है, और जो सोई हुई हैं वो क्या हो जाए, जाग जाए। इन्होंने इसका विस्तार से वर्णन किया गया है इसमें, ठीक है। और एक कौन सा, रूपक अलंकार। हम कुछ और अलंकारों की भी बात करेंगे। उपमा अलंकार, यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर तुलना की जाती है, वो कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है, तुलना होती है। यमक अलंकार, जहाँ पर दो शब्द आए और दो समान शब्द आए, दो शब्द कैसे हो, समान शब्द हो, लेकिन अर्थ दोनों का क्या हो, अलग अलग हो। जैसे कनक कनकते सौगुनी मातृता दिखाए, तो यहाँ एक कनक का अर्थ सोना है, दूसरे कनक का अर्थ धतूरा है। उत्प्रेक्ष अलंकार, उत्प्रेक्ष अलंकार जहाँ पर संभावना व्यक्त की जाती है, क्या व्यक्त की जाती है, जहाँ पर संभावना व्यक्त की जाती है वो हमारा उत्प्रेक्ष अलंकार है। इसको पहचानने के लिए जो होते हैं शब्द, जनु, जानू, मनु, मानो जैसे शब्द होते हैं, जिससे हम उत्प्रेक्ष अलंकार को पहचान सकते हैं। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, 14 नंबर। हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग भारतेंदु युग को माना जाता है। भारतेंदु युग हिंदी गद्य का सर्वप्रथम और सर्वोपरि युग था, क्योंकि गद्य इसके पहले तक गद्य में लिखे जाते थे, पढ़े जाते, लेकिन उत्कृष्टता और इसमें जो है लोगों की रुचि और भिन्नता और विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप को इसमें शामिल किया गया। तो वो सब क्या था, हमारे भारतेंदु युग के जो कवि थे उन्होंने ही उसमें सम्मिलित किया और वो युग सर्वोपरि रहा। इसके बाद देखते हैं अगला, हिंदी के सफलतम उपन्यासों में गिना जाने वाला आपका बंटी की उपन्यासकार कौन है? तो आपका बंटी की उपन्यासकार मनु भंडारी है। कौन है? मनु भंडारी। जैसे कि अभी हम लगातार एक 30 प्रश्नों की सीरीज आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ये 30 यानी 30 प्रश्नों की जो सीरीज यूपीएसआई की एक पर्पज से चलाई जा रही है, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक, ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिश्तेदारों तक और जो जानने वाले हैं, जो पढ़ने वाले हैं, उन तक पहुंचाएं, ताकि वो इस सीरीज का लाभ उठाएं। क्योंकि ये सीरीज मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना द्वारा निःशुल्क प्रदान की जा रही है। आपको किसी भी प्रकार के पेड या किसी भी प्रकार की शुल्क नहीं देनी होगी। ये निःशुल्क सीरीज है और निःशुल्क सीरीज आपके लिए बेहतर से बेहतर और बेहतर, आप इसे जितना ज़्यादा करेंगे तो हम लोग भी आपके सामने बहुत अच्छे रूप में इसे प्रस्तुत करेंगे, ताकि आपको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो। अब अगला देखेंगे, कहानी नई कहानी किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो कहानी नई कहानी किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो कहानी नई कहानी नामवर सिंह की प्रसिद्ध कृति है। किसकी? नामवर सिंह। बहुत ही अच्छे लेखक हैं, इनकी कविताएं भी बहुत अच्छी हैं और इन्होंने जो लिखी है अपनी कृति वो है कहानी नई कहानी। अगला प्रश्न देखें, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, आप लोगों ने इस गाने से भी परिचित होंगे, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। ठीक है, तो ये क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण या परिमाणवाचक या स्थानवाचक? तब आप देखेंगे कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, ये क्या है आपका? कालवाचक, क्योंकि ये समय की बात हो रही है तो वो कालवाचक हो गया। और क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो इसको क्या कहेंगे? कालवाचक क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न देखें, भारत भारती पुरस्कार इनमें से किसको सबसे पहले मिला? भारत भारती पुरस्कार हमारे उत्तर प्रदेश का उत्कृष्ट यानी सर्वप्रथम और सबसे बड़ा पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। इसकी राशि 5,02,000 रुपया इसकी राशि है। और भारत भारती पुरस्कार जो सबसे पहले दिया गया था वो दिया गया था महादेवी वर्मा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन इसका सही है? डी ऑप्शन इसका सही है, महादेवी वर्मा।
इनमें से हिंदी की आदि जननी कौन है? यानी हिंदी जो भाषा है इसकी आदि जननी, यानी इसके पहले इसका जन्म हिंदी का या हिंदी जो कहाँ से आई है, इसका जन्म कहाँ से हुआ है, तो वो कौन है? संस्कृत भाषा है। कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा। तो हिंदी की आदि जननी कौन होगी? संस्कृत भाषा। अगला प्रश्न देखेंगे 20 नंबर। इनमें से कौन सी भाषा भारोपीय भाषा परिवार की शाखा है? तो भारोपीय परिवार की जो शाखा है वो आर्मीनी जो है भाषा, वो कौन है हमारी? भारोपीय भाषा परिवार की शाखा है। जो यूरोपीय भारोपीय परिवार की जो भाषाएं होती हैं वो हमारी उर्दू, हिंदी, ये सब भाषाएं जो होती हैं वो यूरोपीय भारोपीय भाषा परिवार की है। लेकिन जो भारोपीय भाषा है वो कौन है? आर्मीनी। अगला देखेंगे, दंत प्रत्यस्य अल्प प्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो आपको सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि दंत की बात हो रही है, तभी आपको सभी की जानकारी होना चाहिए। कंठ, ठीक है। अब उसके बाद क्या है? तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। कंठ में होते हैं का वर्ग जो होते हैं का, खा, गा, घा, अंगा। तालु में चा, छा, जा, झा, इया। मूर्धा में टा, ठा, डा, ढा, ठीक है, और ना। इसमें क्या होते हैं? अब इसके बाद का, था, दा, धा, ना। पा, फा, वा, भा, मा, ठीक है। अब इसमें देखते हैं हम कंठ। तो बात हो रही है अल्प प्राण, तो अल्प प्राण और अघोष की। अभी इसके पहले जो प्रश्न था उसमें हमने बताया था कि अघोष कौन होते हैं? जो हमारे पहला और दूसरा जो वर्ग होता है वो क्या होता है हमारा? वो अघोष होता है। तीसरा, चौथा, पांचवा ये क्या होता है? सघोष। क्या होता है? सघोष। अब इसमें अल्प प्राण की जब बात होती है, अल्प प्राण की बात होती है, तो अल्प प्राण के लिए हम करते हैं अल्प प्राण जो होता है हमारा वो 1, 3, 5। यानी पहला कौन कौन होते हैं अल्प प्राण में? पहला वर्ग, तीसरा वर्ग और पांचवा जो वर्ग होता है वो हमारा क्या होता है? अल्प प्राण होता है। इसी क्रम में हम महाप्राण को भी देख लेंगे। महाप्राण में अब जो दूसरा और चौथा, तो दूसरा और चौथा जो होता है वो कौन होता है हमारा? महाप्राण होता है, दूसरा और चौथा। अब इसमें पूछा गया है दंत के बारे में। किसके बारे में पूछा गया है? दंत। देखें, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, पूरा एक बार देखना है। जब आपको पूरी सारणी ये आ रही होगी, स्पर्श व्यंजन पूरे 25 स्पर्श व्यंजन और कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ अच्छे से क्लियर होंगे, तब ये प्रश्न किसी भी प्रकार से या इससे संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे वो बिल्कुल सही होंगे, गलत नहीं होंगे। तो दंत वृत्तस्य अल्प प्राण, तो दंत में कौन कौन है? ता, था, दा, धा और ना होते हैं। अल्प प्राण की बात की हमने, तो पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ग होता है वो अल्प प्राण होता है। तो यहाँ पर पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ग होगा वो क्या होगा? अल्प प्राण होगा। अघोष की अब बात की है, तो अघोष में हमारा कौन है? पहला और दूसरा। तो अघोष हमारा पहला और दूसरा है, ये अघोष है। अब यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे हम, चा, तो चा तो तालु है, चा क्या है? तालु। ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। अब इसके बाद टा, टा को देखते हैं, टा क्या है हमारा? मूर्धा, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। था, तो टा था, ये भी किसका एक हिस्सा है? मूर्धा का। और ता, अब बचा क्या है? ता, तो ता क्या है हमारा? दंत। और इसने दंत की बात कर दी है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? डी, दंत सही है। इसलिए जब आपको क्लियर होगा तो वो क्या हो जाएगा आपका? पूरा इसमें एक विकल्प मिलेगा। अगर आपको पता है तब इसमें अल्पप्राण, अघोष, अगर नहीं भी अगर आपको जानकारी नहीं है, वैसे आपको सभी जानकारी आपको दी जाएगी और अच्छे से इसको क्या किया जाएगा? अभ्यास के साथ कंठस्थ कराया जाएगा कि किसी भी प्रकार की परीक्षा और एग्जाम जब आप देने जाएंगे, परीक्षा हॉल में बैठे होंगे तो गलती ना हो, तब आपके क्या हो जाएगा? ता, दंत हो जाएगा। इसीलिए ऑप्शन क्या होगा इसका? डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ता क्या होता है? दंत, वृत्तस्य अल्प प्राण, अघोष वर्ण कौन है? ता है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है लोभ शब्द संज्ञा का कौन सा प्रकार है? लोभ शब्द संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो लोभ शब्द संज्ञा का कौन सा प्रकार है? इसमें देखेंगे पहला भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या समूहवाचक। तो कौन सा है? भाववाचक। लोभ, लोभ क्या है?
भाववाचक, यानी लोभ आना, हमारे अंदर से इच्छा जगना, क्रोध आना, ये सब हमारे अंदर के भाव प्रकट करते हैं। क्या प्रकट करते हैं? भाव प्रकट करते हैं। इसीलिए क्या है? भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा में जानते हैं कि हम किसी व्यक्ति विशेष की बात करते हैं, किसी नाम की, वो व्यक्तिवाचक। जातिवाचक संज्ञा में क्या होती है? किसी जाति की बात होती है। जाति का मतलब जैसे कि आपको लिए, जैसे गाय है, ठीक है, लड़का है, लड़की है, एक जाति है, किसी का नाम नहीं। जो नाम होते हैं वो किसमें होते हैं? व्यक्तिवाचक। समूह, समूह यानी कि पूरा क्या है? एक समुदाय की बात होती है, जितना रहता है वहां पर लोग, जो लोग रहते हैं, पूरे समूह की बात होती है, वो क्या होती है? हमारे समूहवाचक संज्ञा होती है। हम इसको बराबर अपनी क्लासों में इसके बारे में आपको एक विस्तृत रूप में पढ़ाते भी हैं, समझाते भी हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पर प्रश्नों की सीरीज चल रही है। अगर यहाँ पर हम विस्तृत करेंगे तो ये क्लासेस भी बड़ी हो जाती हैं, वीडियोस बड़ी हो जाती हैं, और साथ में थोड़ा सा आपका रुचि जो होती है वो कम होने लगती है। इसलिए आपकी रुचि बनाए रखने के लिए हम फोकस करेंगे पूरे प्रश्नों पर, और प्रश्न और उत्तर इनका अभ्यास आप निरंतर एक बार नहीं कई बार करेंगे, और कई बार देखेंगे, कई बार देख देख कर कई माध्यम से आप क्या करेंगे? इसको करेंगे। तो अब देखिए अगला, विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें। सागर, अग्रजा, छात्र या राजन। तो इसमें क्या है? आप देखेंगे विकल्पों में स्त्रीलिंग, तो क्या हो जाएगा इसमें? विकल्पों में सागर है, अग्रजा है, छात्र है और राजन है। तो इसमें कौन है? स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है आपको। क्या करना है? स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है। तो बताएंगे सागर, अग्रजा, छात्र या राजन में कौन है? तो इसमें देखेंगे हम, छात्र तो क्या है आपका? पुल्लिंग है, सागर भी पुल्लिंग है, राजन भी क्या है? पुल्लिंग है। तो अग्रजा क्या हो जाएगा आपका? स्त्रीलिंग हो जाएगा। अग्रजा क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। जिसमें बड़ा आ लग जाता है वो क्या होते हैं? स्त्रीलिंग में ही आ जाते हैं। जैसे छात्र का क्या हो जाएगा? छात्रा। निम्न में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? सदैव, देखिए कल की जो क्लास थी उसमें हमने बताया था कि सदैव एक वचन में जो प्रयोग होते हैं और बहुवचन में प्रयोग होते हैं, जैसे प्राण हो गया, ऐसे बहुत सारे शब्द बताए गए थे जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं, और एक वचन में प्रयोग होने वाले जैसे सहायता, पुस्तक या लड़का या पौधा। तो कौन है जो हमेशा एक वचन में प्रयोग होते हैं? तो सहायता, जैसे वह मेरी सहायता करता है, या उसने मेरी सहायता की, उसने बहुवचन है, ठीक है, तो वह मेरी सहायता करता है, ठीक है, और उसने मेरी सहायता की। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों ही स्थितियों में, चाहे वो एक वचन हो या फिर बहुवचन हो, या वे मेरी सहायता करते हैं, तो वे मेरी या हमारी, वे मेरी सहायता करते हैं। तो सभी स्थितियों में सहायता क्या है? किसी भी प्रकार से एक क्या रहेगी? हमेशा सदैव एक वचन के रूप में प्रयोग होगी, तो इसीलिए सहायता क्या है? एक वचन। अगला प्रश्न देखेंगे 25। हे राम मेरी रक्षा करो। हे राम मेरी रक्षा करो, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो कारक, आपको सभी कारकों के बारे में जानकारी होना चाहिए। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग किया। संबंध काकी के अधिकरण में पर संबोधन हे हरो, ये सभी आपको कारक के बारे में जानकारी होना चाहिए। और इसी जानकारी के साथ क्या करेंगे? हे राम मेरी रक्षा करो। इसमें क्या होगा आपका? तो इसमें आपका हो जाएगा कौन सा? हे राम, हे हरो। हमने क्या बताया? संबोधन क्या होता है? हे हरो। तो संबोधन आपका क्या है? इसमें जो हम देखते हैं प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, तो ये लास्ट की अष्टमी विभक्ति जो होती है वो हमारा संबोधन है। तो संबोधन में क्या होता है? हे हरो जैसे शब्द आते हैं तो वहां पर संबोधन कारक होता है। क्या होता है? संबोधन कारक। अगला प्रश्न देखेंगे, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं उसे? कर्ता, करण, कर्म या अपादान। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं? जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े वो क्या होता है? कर्म होता है। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, ठीक है, वो क्या होता है? कर्म होता है, क्योंकि यहाँ पर कर्ता, ठीक है, और उसके बाद क्या होता है आपका? कर्ता हो गया, क्रिया है, कर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर क्रिया का प्रभाव क्या होता है? किस पर पड़ता है? कर्म पर पड़ता है, इसीलिए क्या हो जाएगा? कर्म, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे आप थोड़ा 26 नंबर, कर्ता, कर्ता ने
कर्म को करण से। जैसे यहां पर एक शब्द लिखें, राम ने रावण को, ठीक है, राम ने रावण को, ठीक है, किससे मारा, यहाँ पर हम कह देंगे, ठीक है, तीर से मारा, ठीक है। यहाँ पर हम कोई ऐसा वाक्य लिखेंगे तो यहाँ पर ने क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर कारक के बारे में बता रहे हैं आपको, ने क्या हो जाएगा, कर्ता कारक, ठीक है, कर्म क्या है, को, और यहाँ पे करण क्या हो जाएगा, शिव, आपका क्या हो जाएगा, करण हो जाएगा, ठीक है। और जिस पर प्रभाव, क्रिया का प्रभाव पड़े, जिस पर क्या हो, क्रिया का प्रभाव पड़े, वो क्या होता है, आपका कर्म होता है। तो क्रिया, क्रिया जैसे वह स्कूल गया, वह स्कूल गया, या वह स्कूल जाता है, तब क्या हो जाएगा, वह स्कूल जाता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक क्रिया है, जाना, क्रिया का प्रभाव किस पर हो रहा है, यानी वो कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये कर्म हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है, तो आपको देखना है पथरीला, नमकीन, बर्फीला या नमक। तो निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है, आपको यहाँ पर पथरीला, हाँ, पथरी का क्या हो जाएगा, पथरीला, ठीक है, नमक का नमकीन, बर्फ का बर्फीला, और तो यहाँ पर नमक क्या है, हमारा संज्ञा है, ये जो है विशेषण नहीं है। जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखेंगे 28, कितने प्रश्न करने हैं, इस वाक्य में विशेषण भेद है, कितने प्रश्न करने हैं, इस वाक्य में विशेषण भेद है, तो क्या हो जाएगा, कितने प्रश्न, कितने, 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 अरे कितने कह दिया है, सीधी बात है, संख्या पूछ ली है, इसलिए क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संख्यावाचक। जहां पर मात्रा का बोध हो वो क्या होता है, परिमाणवाचक। सर्वनामक आप लोग जानते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर जिनका प्रयोग किया जाता है, उस सर्वनामक गुण जो आपके व्यक्तित्व को, जो आपकी विशेषता को दर्शाते हैं, वो क्या होते हैं, गुणवाचक विशेषण होते हैं। आज दूध वाला बहुत देर से आया है, इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का विशेषण है, आज दूध वाला बहुत देर से आया है, इस वाक्य में किस प्रकार का विशेषण है, तो इस वाक्य में आपका परिमाण, हमने बताया था इसके पहले वाले प्रश्न में, जहां पर किसी चीज की क्या की जाए, मात्रा, बहुत, कम, इस प्रकार के अगर शब्द आते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब देखेंगे आप 30वां प्रश्न, समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है, तो समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है, पहला विकल्प है सर्वनामिक विशेषण या संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण या गुणवाचक। तो देखें, संख्यावाचक विशेषण में क्या होती है, यहाँ पर संख्याएं आती हैं, परिमाण यहाँ पर मात्रा का बोध होता है, और सर्वनामक जो किसी के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर आ जाते हैं, वो क्या होते हैं, सर्वनामक होते हैं। लेकिन गुण क्या होते हैं, जो आपके समझदारी को, जो आपकी विशेषता को दर्शाते हैं, वो क्या होते हैं, वो आपके गुणवाचक विशेषण होते हैं, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। आप इसको देखेंगे गुणवाचक, एक बार इनको हम फिर से आपको विस्तृत रूप से विशेषण, विशेष और इनकी आप क्लासों को आप देख लीजिएगा, आपके YouTube अभ्युदय योजना महोत्सव में पड़ी हुई है, उनको आप देखकर अध्ययन करेंगे, अभ्यास करेंगे। जैसे कि हमने आज की क्लास के स्टार्टिंग में बताया था कि आज हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है, और वो 3 बार एक बहुत ही अच्छे राजनेता, वक्ता और कवि के साथ साथ 3 बार हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने देश को बहुत अधिक ऊंचाइयों पर पहुंचाने का कार्य किया, और आज उनकी जयंती मनाई जा रही है। इस उपलक्ष्य में मैंने आपको पहले भी एक लाइन बोली थी, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में। इसी दृढ़ निश्चय के साथ, इसी कर्तव्य निष्ठा के साथ आपको बराबर लगे रहना है, और आप एक दिन सफल होंगे, और जब सफल होंगे तब भी आप लेकिन कर्तव्य का ध्यान रखेंगे तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी। ठीक है, अभ्युदय योजना महोत्सव में आप फिर से धन्यवाद।